नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अभी 91 नए कोरोना के केस आए हैं, जिसके बाद राज्य में आंकड़ा बढ़कर 5455 हो गया है। 91 नए मामलों में 11 नए केस गोपालगंज जिले से हैं, जबकि नवादा से 12 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कटिहार से 17 मामले सामने आए हैं, वहीं पटना में 6 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना से अब तक 33 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं बिहार पुलिस के जवान एक बार फिर कोरोना की चपेट में आए हैं। इस बार संक्रमण उस बिल्डिंग में पहुंचा है जहां सैकड़ों जवान रहते हैं। इसके बाद बिल्डिंग तक जाने वाले रास्ते को सील कर दिया गया है। जिस रास्ते को सील किया जा रहा है वो टूटू इमाम भवन तक जाता है। इस बिल्डिंग में बीएमपी, होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस के जवान रहते हैं, लेकिन कोरोना की घुसपैठ के बाद बिल्डिंग तक जाने के रास्ते को सील कर दिया गया। जो जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया वो दार्जिलिंग का रहने वाला है और हाल ही में छुट्टी से लौटा था। इसकी खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। अभी तत्काल तो डीएसपी साहब के द्वारा पता किया करने के लिए भेजा गया कि कितना इसमें ट्रैफिक के जवान रहते हैं, उसका लिस्ट बनाना है। इससे पहले भी बीएमपी के 25 से ज्यादा जवान कोरोना पॉजिटिव मिले थे। अब एक बार फिर बीएमपी में कोरोना की घुसपैठ से प्रशासन अलर्ट है और बिल्डिंग में रहने वाले सभी जवानों का सैंपल लिया गया है और उन्हें क्वारंटीन किया गया है। राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण पुलिस कर्मियों के बीच और इसके बीच प्रशासन भी एक्टिव है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में चंद महीनों बाद चुनाव है। चुनाव से पहले जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। विपक्ष ट्विटर के जरिए ताबड़तोड़ सियासी हमले कर रहा है, तो जवाब जेडीयू भी पुरजोर तरीके से दे रहा है। बिहार में चुनावी मौसम शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सियासतदान जुट गए हैं और राजनीति की धार तेज हो चली है। तेज हो चली है नेताओं की जुबान और तेज हो गया है ट्विटर वार। तभी तो पिता के बाद अब बेटा भी ताल ठोक रहा है। लालू यादव ने सोमवार को ट्वीट कर नीतीश पर निशाना साधा और रणछोड़ तक बता डाला। तो मंगलवार को बेटे तेजस्वी अपने सियासी चाचा पर डोरे डालते दिखे। ट्वीट कर लिखा कि वे मुख्यमंत्री के साथ चलने को तैयार हैं। यदि कोरोना का डर है तो वो सीएम चाचा के आगे आगे चलने को रेडी हैं। मतलब चुनावी साल में सभी अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। सवाल विपक्ष ने खड़े किए, सत्ता पक्ष को घेरा जाने लगा। तो जवाब लालू फैमिली को करीने से दिया भी गया। सुनिए जेडीयू नेताओं के बयान। आप तो नियम तोड़ने वाले लोगों में हैं। आपने नियम को न्याय के साथ विकास करने की आपकी कोई अभिलाषा नहीं रही 15 वर्ष में। आपको कोई मालूम नहीं है कि कानून क्या होता है। नीतीश जी तो कानून के पालन करने वाले लोग हैं और बोलते हैं लोगों को कि कैसे आने वाले समय में कानून का पालन करना है। तो नीतीश जी तो कानून का पालन कर रहे थे और प्रदेश को बचाने का काम कर रहे थे। आप कहाँ थे? उनको तो इससे पहले ही कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग में बैठा दिया है, तो इसलिए मुख्यमंत्री और लोग तो अभी हुए हैं। कोर्ट तो पहले से सोशल डिस्टेंसिंग उनको बैठा दिया है। हालांकि नॉन सीरियस बात करना, जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है, जिस हिसाब से फॉलो किया है सारी चीज को, तो वो अनप्रेसिडेंटेड है और मुख्यमंत्री डेली के बेसिस पर सुबह से रात तक इसको फॉलो अप करते हैं। जेडीयू नेताओं के पलटवार पर आरजेडी के नेता तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि लालू जी के एक ट्वीट ने ही नीतीश सरकार को परेशान कर दिया है। तभी मुख्यमंत्री लंबे अरसे बाद कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कल ही अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ट्वीट किया था। अभी आगे आगे होता है क्या, एनडीए के लोग देखें। जब एक ट्वीट में मुख्यमंत्री जी 83 दिनों के बाद बाहर निकल जाते हैं, अभी तो पूरा चुनाव बाकी है। कौन किस पर भारी है, किसकी पौ 12 है और कौन बिहार की सियासी बिसात का बादशाह, ये तो चंद महीने बाद ही पता चलेगा।
वैसे मौजूदा सरकार को अपने काम और सुशासन के दम पर भरोसा है, जनता के इकबाल पर यकीन है और सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद भी। लेकिन विपक्ष के तेवर ने सत्ता पक्ष की पेशानी पर बल जरूर ला दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जरा खबर को समझिए। दरअसल जेडीयू ने विकास का चुनावी एजेंडा सेट किया है और जवाब में आरजेडी मौजूदा हालात को एजेंडा बनाने की कोशिश में है। कोरोना काल में इंतजामों को आरजेडी हथियार बनाने की फिराक में है। यह बताया जाता है कि बेहतर इंतजाम नहीं आरजेडी का दावा है। वहीं नीतीश का नाम लेकर तेजस्वी सियासी माइलेज लेना चाहते हैं, जबकि आरजेडी हर मुद्दे को सियासी कलेवर देना चाहता है। आरजेडी की नजर 30 लाख प्रवासी मजदूरों पर भी है। मिशन 2020 पर जेडीयू का भी मंथन जारी है। लगातार तीसरे दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। 2 दिनों में 13 जिलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत हो चुकी है और तीसरे दिन 5 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई है। आज मुजफ्फरपुर और वैशाली के साथ सिवान, सारण और गोपालगंज के कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार ने चर्चा की। जेडीयू ने 15 साल बनाम 15 साल के काम को लेकर चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। को मतलब संबोधित किए व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, तो उन्होंने अपील किया कि 15 साल के शासनकाल में लालू और राबड़ी के शासनकाल में जो योजना जो जिस तरह से चला और उसके बाद 15 साल जो हम लोगों ने 2005 से 2020 तक जो जनता ने मौका दिया, उन एक एक योजनाओं का निश्चित रूप से जिक्र जाकर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने समर्थकों के बीच, आम जनता के बीच निश्चित रूप से रखने का काम कीजिएगा। इसी मकसद से मतलब उनके माध्यम से किया गया। अब जरा खबर समझिए। दरअसल एनडीए पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टी चुनावी दमखम दिखाने लगी है। नीतीश अब तक 18 जिलों के कार्यकर्ताओं से जुड़ चुके हैं। सीएम नीतीश बूथ लेवल को मजबूती दे रहे हैं। वहीं अमित शाह वर्चुअल रैली कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष पर एनडीए की रणनीतियों का दबाव पड़ेगा। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मजदूरों को घर भेजे जाने, रजिस्ट्रेशन और उनके रोजगार की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर गाइडलाइन जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों में सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाए और इसके लिए काउंसलिंग सेंटर बनाया जाए। कोर्ट ने कहा कि ज्यादा संख्या में श्रमिक ट्रेनें चलाई जानी चाहिए। प्रवासियों के खिलाफ दर्ज शिकायतें और मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए जो लॉकडाउन उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। प्रवासियों के रोजगार के लिए भी स्कीम तैयार करे राज्य सरकार। रजिस्ट्रेशन के लिए के जरिए सभी प्रवासी श्रमिकों की पहचान की जाए और रोजगार देने के लिए राज्य योजना भी तैयार करे और अपनी स्कीम कोर्ट को बताए, जिसमें इस बात का जिक्र हो कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए उनके पास क्या योजना है। इसके अलावा रोजगार की योजना तैयार हो और स्किल मैपिंग भी की जाए। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। मजदूरों पर दर्ज मामले खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानूनी पचड़े से मजदूरों को निजात मिलेगी, क्योंकि कई मजदूर लॉकडाउन उल्लंघन के मामले उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे। स्किल मैपिंग के हिसाब से मजदूरों को काम मिलेगा, यानी जो जिस काम में हुनरमंद है उसे उस काम में लगाया जाएगा। रोजगार का पूरा खाका सरकार को मुहैया कराना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार के मंत्रियों ने कहा कि इसके लिए पहले से ही तैयारी चल रही है और सभी मजदूरों की काउंसलिंग के साथ रोजगार मुहैया कराने पर काम हो रहा है। सरकार ने जो योजना बनाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डे टू डे उसको आप लोगों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जिस स्तर के मजदूर हैं, दैनिक कार्य करने वाले, कुशल, अकुशल, सेमी कुशल, सभी लोगों के उसके स्किल्ड सर्वे करके स्किल्ड सर्वे के हिसाब से हम उसको रोजगार देंगे। और वो रोजगार ही नहीं, रोजगार ही समाधान नहीं, हम स्वरोजगार की ओर से प्रशिक्षित करके भेजेंगे और जरूरत पड़ेगा तो उस तरह के लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से हम एक नया वातावरण इंडस्ट्रीज का बनाएंगे ताकि रोजगार का सृजन भी हो सके। आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, शादी के घर में अचानक मातम पसर जाए तो मंजर कैसा होगा। सोच के ही सिहरन पैदा हो जाती है, लेकिन ऐसा हुआ है गया के एक गांव में, जहां तिलक समारोह के दौरान सरेआम हर्ष फायरिंग की गई और मना करने पर एक शख्स को गोलियों का शिकार बना लिया गया।
कैसे शहनाई वाले घर में सिसकियों ने अपना घर बना लिया, आप भी देखिए। शादी का समारोह था। गाना बजाना चल रहा था। अच्छी खासी भीड़ जमा थी। तभी तड़तड़ाने लगी बंदूक। समारोह में सरेआम चल गई गोली। एक शख्स की मौके पर ही मौत। ये तस्वीर गया के परैया इलाके की है, जहां तिलक समारोह में सरेआम गोली चली और एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स ठाए ठाए गोलियां चला रहा है। शादी में मौजूद लोगों की माने तो गोली चलाने वाले शख्स ने अकेले में बुलाकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मार दिल गया था, ले जाके स्कॉर्पियो से 4 भाई आदमी ले जाके हमारे बेटा के जौन मरवा लगा ना ये, जैसे हमारे बेटा के मर खाता नहीं उसी ओकरा मर्डर कर दा। अब आपको आप चिल्ला रहे के मार दे मारे तो सब भागे लगा। हाँ हॉस्पिटल कौन लाया? भाई लाया चचेरा दोनों। हाँ लेते लेते खत्म हो गया भैया। हत्या के बाद पुलिस नए तरीके से तहकीकात कर रही है। तो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के जिम्मेदार लोग हैं, उन सभी लोगों को भी अभियुक्त बनाया जाएगा, क्योंकि वीडियो को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित हैं और एक व्यक्ति जो है वो अवैध हथियार से फायरिंग कर रहा है और किसी के द्वारा मना नहीं किया जा रहा है। इसलिए प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया ऐसा कि ये सभी का मिलकर आपराधिक षड्यंत्र है। तहकीकात होगी, पूरे मामले का पर्दाफाश भी हो जाएगा, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि कोरोना काल में सख्त निर्देशों के बावजूद शादी समारोह में इतने लोग इकट्ठा कैसे हो गए। न्यूज़ 18 के लिए गया से अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। अब सवाल उठता है कि तिलक समारोह में 50 से ज्यादा लोग कैसे शामिल थे? क्या शादी समारोह की जानकारी पुलिस को थी और क्या शादी समारोह की सूचना प्रशासन को दी गई थी? ये सवाल, चूंकि कोरोना काल है अभी और कहीं भी 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, 50 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। फायरिंग में अवैध हथियार कहां से आया, अब ये बड़ा सवाल। फायरिंग करने वाला शख्स अब तक गिरफ्त से बाहर क्यों है और कोरोना बंदी में पुलिस इतनी लचर क्यों है? ये वो तमाम सवाल जिसके जवाब प्रशासन को देने होंगे। और अब एक ऐसी खबर जो राहत भरी है, गंडक के किनारे रहने वाले लोगों के लिए राहत देने वाली है, क्योंकि इस बार गोपालगंज के दियारा इलाके के लोग गंडक नदी के कटाव की मार नहीं झेलेंगे। गंडक नदी के कटाव को रोकने के लिए सदर प्रखंड के मकसूदपुर से मझरिया गांव तक करीब 4 किलोमीटर लंबा पायलट चैनल का निर्माण तकरीबन पूरा हो चुका है। जल संसाधन विभाग की देखरेख में बने इस पायलट चैनल का जायजा सदर विधायक सुभाष सिंह और जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों ने लिया। उम्मीद है कि 10 जून के आसपास इस चैनल को चालू कर लिया जाएगा। इस पायलट चैनल के निर्माण में 16 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। इस पायलट चैनल को खुल जाने के बाद उम्मीद है कि गंडक की धारा अपने मुख्य धारा में वापस लौटने लगेगी, जिससे गोपालगंज के मकसूदपुर, जागरी टोला, मांझागढ़ के गौसिया सहित 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का कटाव रुक जाएगा, जिससे इन गांवों को गंडक के कटाव से बचाया जा सकेगा। अभी हम खड़े हैं सदर प्रखंड के मकसूदपुर मझरिया पायलट चैनल के पास और यही वह जगह है जहां पर गंडक की धारा को मोड़ने के लिए करीब 4.5 किलोमीटर लंबा एक पायलट चैनल का निर्माण किया गया है। और कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था और इसकी वजह से यहाँ पर जो काम था कुछ धीमा हुआ और इसकी वजह से डिले हो रहा है, लेकिन जो अधिकारियों का दावा है कि 15 जून से पहले, मानसून आने से पहले इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। और यहाँ पर सदर विधायक सुभाष सिंह मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, कौन सा चैनल और क्या काम चल रहा है? धारा परिवर्तन के लिए पायलट चैनल का निर्माण कराया जा रहा है। लगातार गोपालगंज प्रखंड और माझा प्रखंड के दर्जनों गांव
पर कटाव का खतरा मंडरा रहा था। इसको देखते हुए हमने विधानसभा में भी मामले को उठाया और फिर काफ़ी प्रयास किया, मंत्री से मिला, मुख्यमंत्री से मिला, सबके कृपा से यह योजना का स्वीकृति हम लोगों ने कराया। हमको लगता है कि जरूर इसका फल हम लोगों को मीठा मिलेगा और सभी लोग हमारे सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये दावा है विधायक सुभाष सिंह जी का और जो जल संसाधन विभाग है उनका अधिकारियों का दावा है कि इस बार जो 1 दर्जन गाँव कटाव से पीड़ित हैं उनका गाँव को कटाव से मुक्ति मिलेगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सब कुछ ठीक रहा तो कल से पायलट चैनल का आगाज हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि पायलट चैनल के बनने से गंडक नदी के आसपास बसे लोगों को क्या फायदा होगा, उनकी जिंदगी में चैनल क्या बदलाव लाएगा, बाढ़ की त्रासदी से मुक्ति मिलेगी, दियारा इलाके के खेतों में खुशहाली आएगी और सबसे बड़ी बात, बाढ़ की त्रासदी से छुटकारा मिलेगा चैनल से। और दियारा इलाके के खेतों में जो बाढ़ आ जाती थी अब वहां पर कम से कम खेती हो सकेगी। गंडक नदी का कटाव रुक जाएगा और इस कटाव की वजह से कई गांव में तबाही होती थी। कटाव से दर्जनों गांव नदी में विलीन हो जाते थे जो अब नहीं होंगे। दर्जनों गांव कटाव की चपेट में आने से बच जाएंगे और चैनल से नदी की धारा बदल जाएगी। पायलट चैनल से तकरीबन 145 गांव को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, 145 गांव के लोगों को इससे राहत मिलेगी और बांध भी खतरे की जद से बाहर आ जाएंगे। वहीं चैनल से तटबंधों को भी मजबूती मिलेगी, बाढ़ आने का खतरा भी कम रहेगा और दर्जनों गांव बाढ़ के कहर से बच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का रुख करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है। वो अपने सीमित संसाधन में राज्य में कोरोना से लड़ रहे हैं। सरकार से तो डिमांड बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक एक वेंटिलेटर तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम अपने सीमित संसाधनों में इस जंग को लड़ रहे हैं और आज कहा जाए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही है, कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस संक्रमण में भी पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में भी रंगते दिख रही है। झारखंड में कोरोना से एक और मौत हो गई। रिम्स में भर्ती कोरोना की एक महिला मरीज की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से 8वीं मौत है। हालांकि डॉक्टरों ने मौत की वजह कोरोना से ज्यादा मल्टी ऑर्गन फेल्योर बताया है। महिला की उम्र करीब 69 साल थी और पहले से ही वो कई बीमारियों से ग्रसित होने की वजह से उनका ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा कि इस महिला की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई, लेकिन ये समय कोरोना का है, ऐसे में हर मौत को कोरोना से ही जोड़कर देखा जाता है। जो मौत हुई है ये मल्टी ऑर्गन फेलियर है। इनका जैसे ग्लोबल हाइपोकिनेसिया था, इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 18% था, उनको सीवीए भी हुआ था, मतलब ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था और इस कारण से इनकी मौत हुई है। अभी जितनी भी मौतें हुई हैं उसकी एक उम्र भी है और उसको मल्टी ऑर्गन फेल भी हो रहा है दूसरे कारणों से, लेकिन चूंकि कोरोना का वक्त है तो उसको हम दूसरे तरफ कम देखते हैं, इस तरफ ज़्यादा देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 तो लोकप्रिय है ही। न्यूज़ 18 की हिंदी वेबसाइट ने भी एक लंबी छलांग लगाई है। अप्रैल के कॉम स्कोर में पेज व्यूज की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक महीने में ही 56% से ज्यादा पेज व्यूज बढ़े हैं और इस तरह सबसे ज्यादा पाठक जोड़ने वाली वेबसाइट न्यूज़ 18 हिंदी बन गई है। न्यूज़ 18 की वेबसाइट को लगातार आगे बढ़ाने के लिए आप तमाम रीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।